तो दोस्तों आज हो गया 16 जनवरी 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इस तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। टीम इंडिया ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। भारत की टीम ने रनों के लिहाज से ओडीआई क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मैच में 317 रन से हराया। इसी के साथ श्रीलंका की टीम का इस वनडे सीरीज में सुपड़ा साफ हो गया है। आपको बता दें कि सीरीज के पहले 2 मैच भारत पहले ही जीत चुका था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव के करीब है। यात्रा इन दिनों पंजाब से होकर गुजर रही है और अनुमान है कि 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर में दाखिल होगी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक जिस तरह से मीडिया की सुर्खियां बटोरी है उससे निश्चित तौर पर कांग्रेसी उत्साहित होंगे। माना जा रहा है कि यात्रा के प्रति कुछ इसी तरह का समर्थन जम्मू में भी देखने को मिल सकता है। इसे लेकर कांग्रेसियों की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। नेपाल के पोखरा में हवाई अड्डे पर उतरते समय येती एयरलाइंस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 68 यात्रियों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि नेपाल में पहले भी इस तरह के हादसे देखने को मिल चुके हैं। इस बार का हादसा कुछ ज्यादा ही गंभीर बताया जा रहा है। नेपाल में एक साल में औसतन एक विमान हादसे का शिकार होता है। 2010 के बाद से कम 11 विमान हादसे देखने मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन 700 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करेगी। आपको बता दें कि दोनों तरफ की यात्रा में ये ट्रेन राजमुंदरी, विजयवाड़ा और वारंगल में रुकेगी। ये दक्षिण भारत की दूसरी और देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन है। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आ रही है। अब वो उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश और हरियाणा में लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। इन दिनों राज्य में 2023 और 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि 2023 में जिन 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने केवल इन 2 राज्यों में गुजरात की तरह चुनाव अभियान चलाने का फैसला किया है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद सूबे की राजनीति फिर से गर्मा गई है। जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने एक बड़ा दावा कर सर्द मौसम में भी सियासी गर्मी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि प्रदीप सिंह ने यहां तक दावा करते हुए कह दिया है कि जेडीयू के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा खेल दिख जाएगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले में राज्य सरकार को 2 सप्ताह की मोहलत मिल गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद और चीन के साथ सीमा पर आक्रामक झड़पों पर भारत की जवाबी प्रतिक्रिया ने प्रदर्शित किया है कि देश किसी के दबाव में नहीं आएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि देश अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। कर्नाटक विधानसभा में निर्दलीय विधायक एच नागेश और जनता दल सेकुलर के पूर्व विधायक YSV दत्ता शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में इस साल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्व मंत्री नागेश अब तक राज्य की भाजपा सरकार का समर्थन कर रहे थे, जबकि दत्ता पूर्व में जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के करीबी रहे हैं। दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार और सिद्धरमैया की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को सरकारी आदेश की एक कॉपी जला दी, जिसमें उन पर पॉलिटिकल रैली करने पर लगी रोक वाली बात कही गई थी। इस दौरान उन्होंने राजनेताओं की सार्वजनिक रैलियों को प्रतिबंधित करने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि उनकी लड़ाई पर्सनल लाभ के लिए नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के लोगों की खातिर है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में अगला प्रधानमंत्री बनने की है क्षमता। ये दावा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये सोचना भूल होगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक तरफा तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। उन्होंने कहा है कि आगामी आम चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका साफ तौर पर महत्वपूर्ण होगी।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने यह भी कहा है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी में भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने का मादा है। यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर साधा है निशाना। एक प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार को कोसते हुए उन्होंने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और प्रदेश का युवा बेरोजगार है। सरकार ना तो महंगाई पर लगाम कस पा रही है और ना ही युवाओं को रोजगार दे पा रही है। किसान खाद से लेकर कीटनाशक के लिए भटक रहा है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के लिए अभी 2022 ही चल रहा है और यही चलता रहेगा, क्योंकि अगर इनका साल बदल जाएगा तो उन्हें किसानों से किया वादा पूरा करना पड़ेगा। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर साधा है निशाना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को मार दिया है, तो बताओ कि ये जो यात्रा में घूम रहे हैं क्या वो जिन हैं। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी सर्दी में टी शर्ट का मामला भी उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो 50 साल के हो चुके हैं और कहते हैं कि उन्हें सर्दी से ठंडी नहीं लगती। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वादे के मुताबिक पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाली को मंजूरी दे दी है। ट्विटर पर खुद इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में सरकार बनने पर ओपीएस लागू करने का वादा किया था। पार्टी की जीत के बाद से ही प्रदेश के कर्मचारी ओपीएस लागू होने का इंतजार कर रहे थे। नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हुए 2 आतंकवादी हमलों की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। जम्मू में हाई लेवल मीटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने 2 दिनों के दौरान हुई दोनों घटनाओं की जांच एनआईए को सौंपी है। एनआईए और जम्मू पुलिस मिलकर इसकी जांच करेगी। स्कूल के सभी शिक्षकों को सर या मैडम के बजाय टीचर कहकर ही संबोधित किया जाए। केरल बाल अधिकार आयोग ने यह निर्देश दिया है। आपको बता दें कि केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का तर्क है कि सर या मैडम के बजाय टीचर शब्द लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं रखता है। बाल अधिकार आयोग ने यह भी कहा है कि सर या मैडम के बजाय टीचर कहने से सभी स्कूलों के बच्चे के बीच समानता आएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगभग 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी ने कहा है कि वो संसद से सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें सिखाया है कि उन्हें कमजोर की ढाल बनना है। उन्होंने कहा है कि मेरे व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य एक ही है, हक की लड़ाई में कमजोरों का ढाल बनना, जिनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज बनना। दिल्ली में चुनी हुई सरकार की आखिर क्या जरूरत है जब प्रशासन को लेकर सारे फैसले केंद्र सरकार के ही आदेश पर लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने गुरुवार को केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इन दिनों केंद्र और दिल्ली सरकार के विभागों के बीच अधिकारों के बंटवारे पर सुनवाई कर रही है। बेंच की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार का नौकरशाहों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है, लेकिन वे दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों के लिए ही काम करते हैं।